प्रोटेम स्पीकर के ऊपर राहुल भाई 1 मिनट बोले हैं और 10 मिनट बोले हैं नीट परीक्षा के ऊपर। रजन पांडे जी तोड़ मरोड़ के बताएंगे कोई मुद्दा नहीं। मैं दो लाइन में सीधी बात करता हूँ। मैं पार्टी लाइन से उठ करके बात करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट बोले हैं प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पे और 10 मिनट बोले हैं नीट परीक्षा के ऊपर। इस तरीके से लाभ न उठाया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मेरी बात गलत हो तो तथ्यों सुनिए विवेक जी। देखिए विवेक जी, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जो परंपरा है उसका अनुपालन करती है और सही कार्य को करने पे बल देती है। किसी को संतुष्ट करने के लिए हम कोई काम नहीं करते, ऐसा हमारा विचार ही नहीं रहा है, हमारी आइडियोलॉजी ही नहीं है अपीसमेंट की कि हम विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए उनको पद दे दें या किसी सहयोगी दल को संतुष्ट करने के लिए उनको पद दे दें। देखिए प्रोटेम स्पीकर का पद आप भी जानते हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है, एक छोटा सा पद है। विवेक जी, कोई संभावना नहीं है कि वो हेल्दी माहौल में बिल पास होते। जब एक बहुत मामूली मुद्दे, प्रोटेम स्पीकर जैसे मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है और जैसा विवेक जी ने भी कहा कि हम पहले 19 में उस स्थिति में नहीं थे, तो आज आप मजबूत स्थिति में है, तो क्या यह मतलब है अगर आप मजबूत स्थिति में आएंगे तो डंडा लेके सबको हारने लगेंगे? जिस मुद्दे का कोई महत्व नहीं है उस मुद्दे पे आपने संसद में हंगामा खड़ा कर रखा है, दुनिया भर का बवाल मचा रखा है। अब आप मुझे बताइए कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद है पिछली बार वीरेंद्र कुमार जी को दिया गया 2019 में, तब तो हंगामा नहीं हुआ, वो भी 7 बार के कंसेक्यूटिव एमपी थे। इस बार और जो ये कह रहे हैं कि के सुरेश को देना चाहिए था, वो 8 बार के सांसद हैं, तो जैसा ये स्वयं भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, जो कानून के जानकार है वो भी जानते हैं कि वो कंसेक्यूटिव 8 बार नहीं हुए हैं, वो 98 और 2004 के चुनाव हारे हैं। भर्तृहरि जी लगातार 7 बार के सांसद हैं। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, इस बार इस ग्राउंड पे सीनियरिटी को अगर आप नहीं काउंट करते हैं तो छोड़ देते हैं। अब आप जो दक्षता की बात कर रहे हैं कि वो सीनियर थे, उनको बड़ा अनुभव है, सुरेश जी को मैं बताना चाहता हूँ विपक्ष को, प्रतिपक्ष को, कि भर्तृहरि जी के पिताजी हरिकृष्ण भर्तृहरि उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा होने से कोई योग्यता तो नहीं आ जाती, तो योग्यता के बिंदु पे मैं बताना चाहता हूँ कि भर्तृहरि जी लगातार जब से संसद का चुनाव लड़े हैं तब से लगातार 7वीं बार 2024 में संसद बन के आए हैं। 2017 में उन्हें संसद रत्न का भी पुरस्कार, उसके सांसद का भी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 17-18-19 में संसद रत्न से उनको सम्मानित किया गया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी दक्षता पे, उनके स्किल्स पे, डिबेट पे को लेकर उनकी संजीदगी पे और जो एक स्वस्थ माहौल में वो डिबेट होती है संसद में, उस प्रणाली को, जो लोकतांत्रिक प्रणाली को फॉलो करते हैं, उस पर भी कोई संशय नहीं है। अब एक बात इन्होंने कही तमाशा मारने की, राहुल भाई ने, तो तमाशा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 242 सीटें ला करके दिखा दिया है, 40 सीटें ला करके दे दिया है विपक्ष के गाल पे। वो सब मिल करके जितनी सीटें नहीं पाए उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले पाई है। तो तमाचा मारने वाली बात तो ये भूल जाए, तमाचा तो भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। उससे बड़ा तमाचा एनडीए की सरकार, एनडीए की अलायंस आपको मारने का काम करेगी अगले 5 वर्ष में निरंतर, जब हम बराबर 5 वर्ष जबरदस्त तरीके से मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। और जहां पर यह बात आती है कि आप किसी को वो मौका देते हैं कि नहीं देते हैं, तो जैसे वीरेंद्र कुमार जी को पिछली बार मौका दिया गया, डीएमसी वालियोगी का जिक्र भी आपने किया, टीडीपी के सांसद थे, बहुत जूनियर थे, उसके बाद भी उनको स्पीकर बनाया गया। उन्हीं के एक निर्णय की वजह से अटल जी की सरकार चली गई, ये सब जानते हैं। विश्वास मत पे 269 वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, एनडीए सरकार पाई थी, विपक्ष को 270 वोट मिले थे, हमारी सरकार चली गई। अगर हम इस मुद्दे पे कभी भेदभाव करते और विपक्षियों से डरते, जो विवेक जी जो बात आपने या राहुल जी ने कही कि क्या विपक्ष का डर था, क्या स्पीकर बनने का डर है, तो डर नहीं है स्वस्थ प्रणाली का। तो वो पद तो स्पीकर का है, वो निर्णय स्पीकर का है, वो जुरिसडिक्शन जो है, जो विवेकाधिकार है, वो स्पीकर का होता है। वो जब स्थितियां वो आएंगी तब आएंगी। आज की स्थिति प्रोटेम स्पीकर की है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद सिर्फ उन चंद दिनों के लिए होता है जब तक कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। राहुल जी की जो पार्टी है उसका लोकतंत्र में कितना भरोसा, कितना विश्वास है, जो बार बार लोकतंत्र के दमन और भरोसे विश्वास की बात करते हैं, उनसे ये पूछिए कि प्रोटेम स्पीकर का पद जो है, भर्तृहरि जी को हमारे देश के राष्ट्रपति ने चुना है, उन्होंने उनको नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। अगर आपको राष्ट्रपति के विवेक पे प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं, उनके विवेक पर आपको संदेह है, तो ये जाहिर करता है कि आपको लोकतंत्र में कितना भरोसा और कितना विश्वास है।
और अगर ये लोकतंत्र की प्रणाली में इतना भरोसा और विश्वास रखते हैं तो इनके राहुल गांधी से पूछिए, क्या वो के सुरेश को नेता प्रतिपक्ष का पद देंगे? इतना सीनियरिटी का उनको ज्ञान है, इतना सीनियरिटी का उनका मान मर्यादा का ख्याल है उन्हें, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें देंगे? टी.आर. बालू जो संसद के बहुत वरिष्ठ सांसद है, सबसे वरिष्ठ सांसद मैं समझता इस बार है वो, क्या उनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी अपने लाभ को देखती है वहां उसके लिए सारे मापदंड जो फेल हो जाते हैं। जहां एनडीए की बात आएगी वहां वो सारे एजेंडे, सारे आदर्श, सारे नैतिकता को लेके सामने आ जाएंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, सामंजस्य की बात करेंगे। अरे जो पार्टी 10 साल में बगैर मुद्दों के बवाल करती रही, अच्छे बिलों को पास करने में व्यवधान खड़ा करती रही, टोटम स्पीकर जैसे पद के लिए पहले दिन से बवाल पैदा कर रखा है, वो पार्टी लोकतंत्र में, संसदीय कार्यप्रणाली में कितना भरोसा रखती है ये पूरा देश देख रहा है। और टोटम स्पीकर के पद के महत्व को ये समझ लीजिए कि लोक संविधान में, भारत के संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि टोटम स्पीकर के पद के लिए ये अर्हताएं वो निर्गत करी गई है। टोटम स्पीकर का पद जो हमारे सभापति पहले जीवी मावलांकर जी थे, गणेश वासुदेव मावलांकर जी ने जो लोकसभा के पहले सभापति थे, उन्होंने इस पद को संशोधित किया था और एक सीनियरिटी के आधार पे, एक परंपरा के आधार पे इसको चलाया जाता रहा कि जो हमारा वरिष्ठ सांसद है, क्योंकि एक सम्मान देने की बात होती है, इसमें सिर्फ सम्मान देना है और कुछ नहीं है। सिर्फ सम्मान देने की बात है कि इस वरिष्ठ सांसद को हम ये पद देकर के उससे आगे की कार्य, संसदीय कार्य प्रणाली में जो आगे के कार्य है उनको संपादित करवा रहे हैं। वो सिर्फ शपथ तो दिलाएंगे, कौन से बिल के ऊपर वो वोट कराने जा रहे हैं, कौन सा फ्लोर टेस्ट करवाने जा रहे हैं, वो ये बेवजह का बवाल। हमारी पार्टी सर्वसम्मति से डिसीजन लेती है, राहुल गांधी की तरह निर्णय नहीं लेती कि वायनाड से प्रियंका जी लड़ेंगे जाके चुनाव। अरे सभी मामले दर्ज हैं, उस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आई है। अमित शाह जी तड़ीपार थे, वो गृह मंत्री नहीं थे क्या गुजरात में से कुछ मामले खारिज भी हुए हैं। अब ये मापदंड इनके लिए यहाँ पे सही है और यही मापदंड अजीत पवार के लिए महाराष्ट्र में गलत है। ये क्या दोहरा मापदंड है? ये दिखाता है कि आप बाइफेशियल है। राहुल भाई, कई चरित्र है आपकी, विपक्ष के कई चरित्र है, ये दिखाता है। जनरली का जो शब्द है उस पर ध्यान, जो इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है। राहुल जी जनरल वर्ड जो यूज किया है, दैट वर्ड इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। विवेक जी कांग्रेस जो है सिर्फ विरोध की और विद्वेष की राजनीति करती है। अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था तो इनको जो चार, ठीक है, उनके जो सहयोगी है प्रोटेस्ट स्पीकर के, वहां से इनको सुरेश जी को हटाना नहीं चाहिए था। सहयोगी से क्या दिक्कत थी? स्पीकर के चुनाव को आसान या कठिन होने का विषय नहीं। हेमंत जी बस देख लेते हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन नहीं हुए तो आपसे टिप्पणी लेते हैं। बेशक एनडीए की सरकार जो है वो अलायंस की गवर्नमेंट है, जैसा आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार, उसका विश्वास, देश के साथ में किया गया, उसका देश का द्वारा जताया गया उस पर भरोसा, ये सब बहुमत में। इसीलिए अलायंस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं कहा दिया गया है उनके नेतृत्व के द्वारा। मैं किसी सांसद की, किसी कार्यकर्ता की बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी को जो चला रहे हैं, जो पार्टी को हेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि हमें स्पीकर का पद चाहिए या स्पीकर के पद के लिए हमारे मतभेद है, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, जो बड़े दल हमारे साथ में है, उन्होंने खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि जो पार्टी सम्मत से जो फैसला करेगी उस पर जेडीयू टीडीपी एनडीए के साथ में। अब यहाँ पे जो स्पीकर का चुनाव होना है वो आम सहमति से हो जाना है। अब जैसे आप कह रहे हैं चुनाव की बात, तो चुनाव में ये पहली दफा अगर ये विपक्ष इंडी अलायंस बन रही, आम सहमति तो बन रही है, आम सहमति ना बनने के पीछे आम सहमति प्रतिपक्ष नहीं जाहिर कर रहा है, वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है और इसी प्रतिस्पर्धा का ये द्योतक है, इसका ही रिजल्ट है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, स्पीकर के लिए चुनाव कराने की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले। वो कह रहे हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद हमको नहीं दिया गया तो हम स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो ये सब ये दिखाता है कि आप संसद में स्वस्थ माहौल नहीं चाहते, आप सिर्फ गतिरोध की राजनीति करते हैं। आप संसद में किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विषय पे बहस, शुद्ध एक स्वस्थ बहस करने के बजाय उस पर बवाल खड़ा करना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा किसी मामले, किसी मुद्दे को सकारात्मक तौर से उसका हल निकालने की, उसे संभालने की होती, तो ये नीट के ऊपर सड़कों पे आकर के और मीडिया में जाकर के बयानबाजी ना करते। एक कमेटी बना करके वो
4 रेजोल्यूशन देते हैं कि ये 4 तरीके हैं, इस तरीके से आगे जो परीक्षाएं हो उनमें ऐसी गतिविधियां ना हो, इसको निपटाया जा सकता है। ये नहीं करते, ये नहीं करेंगे, वो सिर्फ बवाल करेंगे, वो सिर्फ विरोध करेंगे, वो सिर्फ इस्तीफा मांगेंगे, वो सिर्फ सवाल खड़ा करेंगे कि ये चोर है, वो मक्कार है, वो बेईमान है, वो लुटेरा है। वो ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिससे कि रंजन पांडे जी, जिससे कि किसी भी संस्थान में जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुदृढ़ किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके, ये नहीं बताएंगे। अगर आप किसी भी विषय पर स्वस्थ बहस चाहते हैं तो बिल को आने दीजिए, उस पर डिस्कशन करिए, उस पर डिबेट करिए, उस पर जो आपके हिसाब से सही लगे मुद्दा वो पॉइंट दीजिए, बजाय इसके कि उस बिल का आप पूर्ण बहिष्कार कर दीजिए, आप वॉकआउट कर जाइए संसद से। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत मजबूरी हो जाती है संसद को अपने तरीके चलाने की। क्या करेंगे आप? कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास ही तो कर सकते हैं किरण विवेक जी, वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे प्रतिपक्ष, तो क्या करेंगे? मजबूरी हो जाएगी। अब आप मुझसे कहिए कि डिबेट पे आप अपने समय पर बोलिए, अब मैं बीच में पढ़ करता रहूं तो क्या करेंगे आप? आपने प्रोटर्म स्पीकर का नाम रिकमेंड करने से पहले विपक्ष से बात की, राष्ट्रपति जी को भेजने से पहले नहीं की ना? बस क्वेश्चन वही होता है। प्रोटेम स्पीकर का पद जो है, देखिए विवेक जी, इस बात से मैं एक लाइन एक 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है उसमें जब संसद नहीं बनती, नए संसद चुन के आते हैं, उसके बाद में जो संसदीय कार्य मंत्रालय होता है, उसका जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो वरिष्ठतम सांसदों की सूची तैयार करता है। उन सांसदों के नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, ये फला 4, 5, 8 सांसद जो है वो सीनियर मोस्ट है। उसमें अब विवेकाधिकार उसका राष्ट्रपति का आता है कि वो किसको अपने हिसाब से, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, वो भी तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो भी तो एग्जीक्यूटिव, तो वो भी देखता है सारे कार्य को, तो वो अपने तरीके से सोचता है कि कौन विशेष है, कौन सही है, कौन सही नहीं है, किसी क्या दक्षता है, स्किल्स के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से उन्होंने वो चयन किया। राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार भी है, ये बात आपकी सही है, और जी बिल्कुल टेक्निकल है तो हम इस बात से हम मानते भी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अभी हेमंत जी ने एक बात कही कि अगर ये 400 लाते तो संविधान बदल देते। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार ये मुद्दा डिबेट में उठता है, कई प्लेटफॉर्म से ये बात कही जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, संजीदगी के साथ में, पूरे प्रतिपक्ष से, क्या कहीं मोदी जी ने कहा कि संविधान बदल देंगे? क्या कहीं मोहन भागवत जी ने कहा इस चुनाव में संविधान बदल देंगे? क्या कहीं हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि संविधान बदल देंगे? संविधान बदल देने का जो शगुफा इन्होंने छेड़ा था, जो शगुफा इन्होंने छोड़ा था इस चुनाव में, उसी का ये उसी का ये लाभ पा करके ये स्थिति में पहुंच गए जिनको सीटें मिल गई। और ये शगुफा, ये जो एयर बबल है, ये फट चुका है, जनता जान चुकी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अल्प ज्ञान को ज्ञान दुरुस्त करने की जरूरत ये है कि संविधान बदलने की बात नहीं, 400 सीटें पाने का मतलब होता है कि हम पूर्ण बहुमत, 1% बहुमत और 2/3 मतदान की स्थिति में पहुंचे। वो 2/3 मतदान की स्थिति, 2/3 मेजोरिटी की स्थिति बहुत से विषयों में जरूरी होती है। और हमें संविधान संशोधन की बात हम करते हैं हमेशा। और आप मुझे बताइए, क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि संविधान की जिन धाराओं में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, या जिससे कहीं किसी के किसी माइनॉरिटी के, किसी दलित के या किसी बैकवर्ड के हित प्रभावित होते हैं, उनको सुदृढ़ किया जाए? संविधान संशोधन जितने कांग्रेस ने किए हैं उससे 1/10 भारतीय जनता पार्टी ने अपने विगत 10 वर्षों में किए। और हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो आपका जीएसटी के ऊपर हो गया, दलित जो वो है SC/ST एक्ट, उस पर हमने किया। हमने हमेशा प्रो दलित, प्रो बैकवर्ड जो संविधान संशोधन हुए हैं वो करें। हमने कहीं कोई संविधान में संशोधन इस प्रकार का नहीं किया है जिसे किसी माइनॉरिटी के, किसी भी दलित के, किसी SC एक्ट के हितों को प्रभावित किया जाए और उनके हितों को छीना जाए। और जो ये बात करते हैं, इस मुद्दे की बात नहीं करते, नीट की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करते, तो उस पर ये आंकड़े उठा करके देखिए। जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी उस समय 6.25% की बेरोजगारी दर थी, और आज उत्तर प्रदेश में 2.5% की बेरोजगारी दर। और सबसे बड़ी समस्या विवेक जी क्या है? देश की बात में, जनता की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं। पार्टी के नेताओं की समस्या यह है कि वो बेरोजगारी और रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी के चश्मे से देखते हैं। उनकी नजर में रोजगार सिर्फ वो है जो सरकारी नौकरी पा जाए, वो रोजगार में है।
क्या आप मुझे बताइए, जो कहीं शोरूम खोल के बैठा है वो रोजगार नहीं है? कोई दुकान खोल के बैठा है वो रोजगार नहीं है? कोई अगर छठी सातवीं पांचवी पास लड़का कोई रेडी लगा रहा है और दिन में 2000 पैदा कर रहा है, कोई चाट का ठेला लगाए हुए है दिन में 1000 पैदा, वो रोजगार नहीं है? 20,000 की नौकरी को ये रोजगार कहते हैं और 50,000 के व्यापार को ये बेरोजगारी कहते हैं। यही विपक्ष की समस्या है। ठीक है, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे को भटकाएंगे, ये मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। ठीक है हेमंत जी, और विडंबना ये है कि ये जिस प्रकार से मुद्दे को भटकाते हैं, जनता के दिमाग में उस स्थिति फिट कर दिया इन्होंने इस बार चुनाव में, उसी की वजह से सीटें पाए। और ये आगे विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा, ये पूरा जो है खत्म हो जाएगी। हुआ। अब हम हेमंत जी, बड़ा 30 सेकंड जितना छोटा हो सके, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन था तो आपसे टिप्पणी लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जितना कम शब्दों में हो सके अपनी बात कहें, फिर इस शो को समाप्त करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करने के बाद में भी अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रही कि महंगाई और रोजगारी कोई मुद्दा है। ये बीटेक और एमटेक करके और आईआईटी करके लड़का जो है वो भजी का ठेला लगाएगा,